सौर ऊर्जा सूरज की रोशनी पर चलती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या ये रोशनी हमेशा एक जैसी होती है? नहीं, असल में ये उतनी सीधी सादी है नहीं जितना हम सोचते हैं। तो आज हम बात करेंगे AM 1.5 सोलर स्पेक्ट्रम की, जो कह सकते हैं एक तरह का मानक सूरज है। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसे पूरी सोलर इंडस्ट्री में एक निष्पक्ष तुलना के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया के अलग अलग कोनों में सोलर पैनल्स को टेस्ट किया जा रहा है तो उनकी एक निष्पक्ष तुलना कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना, क्योंकि सूरज की रोशनी की जो ताकत है वो जगह, समय और मौसम के हिसाब से लगातार बदलती रहती है। ऐसे में दो पैनल्स की सीधी सीधी तुलना करना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक टेस्ट साइट है सहारा रेगिस्तान में और दूसरी है उत्तरी यूरोप में। अब सहारा में क्या है? बहुत तेज धूप, एकदम सूखी हवा। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी यूरोप में धूप कम है, हवा में नमी ज्यादा है। जाहिर है, एक ही सोलर पैनल इन दोनों जगहों पर बिल्कुल अलग अलग नतीजे देगा। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी असल में बेहतर है? तो इसका समाधान क्या है? इसका जवाब है एक मानक सूरज बनाना। मतलब पूरी इंडस्ट्री को एक कॉमन रेफरेंस स्पेक्ट्रम की जरूरत थी। एक ऐसा पैमाना जिससे सभी फोटोवोल्टिक डिवाइसेस को एक ही तराजू पर तौला जा सके। तभी तो सेब की तुलना सेब से होगी, है ना? तो इस मानक सूरज को बनाने के सफर में हमें सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है एयर मास। एयर मास या AM, ये असल में बस एक माप है। ये बताता है कि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए हमारे वायुमंडल के कितने लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ा है। इसको ऐसे समझिए, जब सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है तो रास्ता सबसे छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है या क्षितिज के पास होता है तो रोशनी को एक लंबा तिरछा रास्ता तय करना पड़ता है। तो जितना लंबा रास्ता उतना ही ज्यादा एयर मास। अच्छा, एयर मास को ना अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जो काफी दिलचस्प है। सबसे पहले है AM0। ये अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी है, मतलब जहां कोई वायुमंडल नहीं है। ये सैटेलाइट्स के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है AM1। ये एक तरह की आइडियल सिचुएशन है, जब सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड चुना गया वो है AM 1.5। क्यों? क्योंकि ये धरती पर ज्यादातर आबादी वाले इलाकों के लिए साल भर की औसत स्थितियों को सबसे अच्छे से दिखाता है। तो ये जो AM 1.5 स्टैंडर्ड है, इसको बनाना किसी शेफ की सीक्रेट रेसिपी तैयार करने जैसा है, जहां हर एक चीज, हर एक मसाला बिल्कुल सही मात्रा में होना चाहिए। तो हमारी इस रेसिपी की पहली सामग्री है झुकाव, या कहिए एंगल। ये स्टैंडर्ड ये तय करता है कि सोलर पैनल 37 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होना चाहिए। अब ये 37 डिग्री ही क्यों? क्योंकि ये कोण मोटे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के औसत अक्षांश को ध्यान में रखकर चुना गया था, जहां इस पर काफी शुरुआती काम हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ एंगल पर खत्म नहीं होती। इस रेसिपी में और भी बहुत कुछ है। देखिए, ये स्टैंडर्ड कुछ बहुत ही खास वायुमंडलीय स्थितियों को भी तय करता है, जैसे कि 1976 का अमेरिकी वायुमंडल मॉडल इस्तेमाल होगा। हवा में पानी की भाप और ओजोन की मात्रा कितनी होगी, ये भी फिक्स्ड है। यहाँ तक कि वायुमंडल में जो धुंधलापन होता है ना, जिसे टर्बिडिटी कहते हैं, उसका भी एक निश्चित मान तय किया गया है। और तो और ये भी माना जाता है कि जमीन हल्की रेतीली मिट्टी जैसी है, जो कुछ रोशनी को वापस पैनल की तरफ उछालती है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल किया गया है। तो आखिर इस पूरी की पूरी सटीक रेसिपी का मकसद क्या है? इसका बस एक ही लक्ष्य है, सतह पर पड़ने वाली कुल शक्ति, जिसे हम इरेडियंस कहते हैं, उसे ठीक 1000 वॉट प्रति वर्ग मीटर पर फिक्स कर देना। बस यही है वो गोल्डन स्टैंडर्ड जिसके आधार पर दुनिया के सभी सोलर पैनल्स को परखा जाता है। तो इतनी सारी गणनाओं और इन सब शर्तों के बाद हमारा ये मानक सूरज आखिर दिखता कैसा है? चलिए, अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं आधिकारिक सौर स्पेक्ट्रम को। ये ग्राफ पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। वो जो काली एकदम स्मूथ लाइन है ना, वो है अंतरिक्ष में सूरज की कच्ची रोशनी यानी AM0। लेकिन वो जो नीली और ऊपर नीचे जाती हुई दांतेदार रेखा है, वो है हमारा AM 1.5 स्टैंडर्ड। ये वो रोशनी है जो असल में हम तक पहुंचती है। अब ये दांतेदार क्यों है? क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है वो पानी, ओजोन और दूसरी गैसों की वजह से रोशनी की कुछ खास वेवलेंथ्स को सोख लेता है, और इसी वजह से स्पेक्ट्रम में ये गहरे गड्ढे या गिरावटें दिखाई देती हैं।
ठीक है, तो हमने ये मानक तो बना लिया, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब असल दुनिया में इसका क्या फर्क पड़ता है? ये जो कोट है ये पूरी बात का सार है। इसमें लिखा है एक एकल सामान्य संदर्भ। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये स्टैंडर्ड ये पक्का करता है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स एक ही नियम किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से एक निष्पक्ष और सही मायनों में तुलना करना मुमकिन हो पाता है। और इसका असर बहुत बड़ा है। ये मानक हमें अलग अलग सोलर सेल टेक्नोलॉजीज की बराबरी से तुलना करने की ताकत देता है। ये कंपनियों को अपनी लैब में प्रोडक्ट्स को भरोसे के साथ टेस्ट करने में मदद करता है और एक स्थिर लक्ष्य देकर ये इनोवेशन को भी बढ़ावा देता है। संक्षेप में कहें तो ये वो नींव है जिस पर पूरा का पूरा ग्लोबल सोलर उद्योग अपना विश्वास और अपनी तरक्की बनाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, जैसे जैसे हमारी सोलर तकनीक नई दुनिया जैसे कि मंगल ग्रह की ओर बढ़ रही है, जहां का वायुमंडल हमारी धरती से बिल्कुल अलग है, तो वहां का मानक सूरज कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सौर ऊर्जा के मानकीकरण के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।